Hello everyone. Today we'll discuss Government of India Act 1935। आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा एक्ट जो कॉलोनियल लॉ, इंडिपेंडेंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट बनाता है। एक ऐसा एक्ट जिसके लगभग 250 से ज़्यादा आर्टिकल को हमने थोड़े बहुत चेंजेस के साथ या एज इट इज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साहब, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये केवल एक हिस्ट्री का टॉपिक या पॉलिटी का टॉपिक नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे इंडियन फेडरलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी की रूट्स हैं या जड़ हैं। आज के इस पोर्शन में हम स्कूल स्टाइल रोट लर्निंग या रट्टे जैसे तरीके से हटकर हम इस एक्ट का एक डीप एनालिटिकल पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, बैकग्राउंड से लेकर इसके फीचर, क्रिटिसिज्म और कोर इंस्टीट्यूशनल लेगेसी तक देखेंगे। तो पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं और इसका इवेल्यूएशन करते हैं। तो साहब, यूपीएससी मेंस में अगर बैकग्राउंड पर सवाल आए तो सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना होगा कि दिस एक्ट वाज नॉट अ सडन रिएक्शन, इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन। 1990 एक्ट में मॉन्टेग्यू के स्कॉट रिफॉर्म्स के बाद से ही इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा था, जिसे तोड़ने के लिए स्टेप्स लिया गया। जैसे 1927 की अगर बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन क्यों आया था ये तो आपको पता ही होगा, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो साहब 1919 के एक्ट का रिव्यू करने के लिए आया था और इसने भी डायरेक्टरी को अबोलिश करने और प्रोविंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने की सिफारिश की थी। ठीक है, ये तो आपको साइमन कमीशन के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? ब्रिटिश में। ठीक है, ब्रिटेन में। वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल, इंडियन लीडर्स और प्रिंसली स्टेट नए फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर पर चर्चा की थी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1933 में एक वाइट पेपर पब्लिश होता है। वाइट पेपर क्यों पब्लिश होता है? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स और भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उनमें डिस्कशन के बाद एक संविधान की आउटलाइन के रूप में एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया था। ठीक है, और 1934 में यह होता है, जॉइंट सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, और उसका चेयरमैन कौन होता है? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, जो वाइट पेपर को एग्जामिन करता है और एक बिल ड्राफ्ट करता है, जो बाद में पास भी होता है। ठीक है, अब एनालिटिकल इंसाइट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव ये था कि कंप्लीट फ्रीडम ना दी जाए, बल्कि इंडियन नेशनलिस्ट को डिमांड को थोड़ा थोड़ा पार्शली सेटिस्फाइड कर दिया जाए और इन पार्शली कंट्रोल को सेफ रखें। ठीक है, इट वॉज ए स्ट्रेटजी कंट्रोल डिवोल्यूशन ऑफ पावर। ओके, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम देखते हैं, कोर नेचर एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साहब, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया अब तक का सबसे लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट था। इसमें लगभग 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। और इतना डिटेल इसलिए था ताकि कोई लीगल एम्बिग्यूटी ना रहे और ब्रिटिशर्स का कंट्रोल भी बरकरार रहे। ठीक है, और इसको मल्टीपल पिलर्स में देखेंगे। तो पिलर ए या पिलर एक की बात करते हैं तो ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का कंसेप्ट प्रपोज किया, जिसमें दो कंपोनेंट होने थे। पहला कंपोनेंट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और दूसरा कंपोनेंट प्रिंसली स्टेट। ठीक है,
लेकिन प्रिंसिपल स्टेट जो थे ना, उनको लग रहा था कि हमारी संप्रभुता खो जाएगी, इसलिए वह क्या करते हैं कि इस फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि दिस फेडरेशन वाज प्रपोज्ड बट नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके। सेकंड टी, पिलर बी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विथ डिसेंट्रलाइजेशन। 1919 के एक्ट में प्रोविंस में जो डायरकी डुअल रूल लाया गया था रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट के साथ, उसे यहाँ पर अबोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोविंस को ऑटोनोमस आइडेंटिटी मिली और अब गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना था, और इसके कारण ही तो 1937 में प्रोविजन इलेक्शन आयोजित हो सके। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब पिलर सी की बात करते हैं। डायरेक्टली शिफ्ट की गई सेंटर में, पहले स्टेट में थी बट अब सेंटर में शिफ्ट कर दी गई। ठीक है, यहाँ ब्रिटिशर का कंट्रोल का कंट्राडिक्शन साफ दिखता है कि प्रोविंस को मुक्त किया, दूसरी तरफ सेंटर में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दी इन्होंने, और सेंट्रल सब्जेक्ट को भागों में उन्होंने बांट दिया। ठीक है, ठीक है, 2 टाइप्स में बांट दिया, जैसे रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट में क्या क्या दिया इन्होंने, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्राइबल एरियाज, ये सब गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशनरी कंट्रोल में थे। और ट्रांसफर लिस्ट बाकी बचे हुए सब्जेक्ट जैसे इंडियन मिनिस्टर को दिए गए, जो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अब पिलर डी, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कैसे, तो सेंटर और प्रोविंस के बीच लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए इस एक्ट में पावर्स का बंटवारा किया गया, वो भी 3 लिस्ट में। फर्स्ट लिस्ट फेडरल लिस्ट है, जिसमें 59 सब्जेक्ट थे, जैसे डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स जैसे। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट 54 सब्जेक्ट, पुलिस, एजुकेशन एंड लैंड रेवेन्यूज। थर्ड सब्जेक्ट है अनक्रेन लिस्ट, 36 सब्जेक्ट, सिविल प्रोसीड्यूर, मैरिज एंड लेबर वेलफेयर, एटीसी। ओके। अब क्रिटिकल प्रीलिम्स जोन की बात करें तो रेजिडुअल पावर्स ना तो सेंटर को मिली ना प्रोविंस को मिली, वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल के डिस्क्रिशनरी पावर में डाल दी गई। लेकिन आज का जो इंडिया का पार्लियामेंट है, उनको ये पावर मिली हुई है, ना कि प्रेसिडेंट को या किसी गवर्नर को। समझ रहे हो। ठीक है, अब तीसरा प्रोविजंस देखते हैं इसका। तो इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को भी इस्टेब्लिश करने का काम किया इसने। कैसे, तो चल देखते हैं। तो एक्ट ने केवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही नहीं बदला, बल्कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को ब्लूप्रिंट दिया गया। फर्स्ट ब्लूप्रिंट के रूप में फेडरल कोर्ट 1937, दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जो सेंट्रल और प्रोविंस डिस्प्यूट को समझाता था, सुलझाता था। और यही कोर्ट बाद में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया। लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि ये हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं थी। जो 1937 में फेडरल कोर्ट बनाई गई थी, वो हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं थी, बल्कि इसके ऊपर ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। ठीक है। दूसरा बाई कैमरलिज्म, सेंट्रल लेजिस्लेटिव को बाई कैमरल बनाया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस एंड फेडरल असेंबली लोअर हाउस। ठीक है, इसके साथ ही 11 में से 6 प्रोविंसेस में भी बाई कैमरलिज्म आया। ठीक है, अब फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन शुरू किए गए, जैसे करेंसी और क्रेडिट को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क ऑपरेशनलाइज हुआ, और सर्विस के लिए फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप भी किया गया। ठीक है, अब फ्रेंचाइज एक्सपांसन भी देखने को मिलता है इस एक्ट में। कैसे, प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेसिस पर वोटिंग राइट को बढ़ाया गया, और लगभग 10 से 14% पॉपुलेशन को राइट टू वोट मिला, उन्होंने वोट किया। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1919 में आया था को बरकरार रखते हुए इसे डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी तक 1935 तक आते आते भी ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के माध्यम से
राज करने की कोशिश की थी। ठीक है, 1935 के एक्ट के माध्यम से पता चलता है। अब क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, व्हाई इट वाज रिजेक्टेड। तो भाई मेंस में आंसर बिना क्रिटिसिज्म के लिखा नहीं जाता, इनकम्प्लीट होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस एक्ट को पूरी तरह रिजेक्ट किया था और जवाहरलाल नेहरू तो यह तक कह रहे थे कि अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेन बट नो इंजन। कहा था कि इसके कोर डिफेक्ट ये थे। ठीक है, पहला डिफेक्ट था रिटेंशन ऑफ अल्टीमेट सोवरेनिटी। रियल पावर अब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ही थी। और सेकेंड ऑटोक्रेसी, तो ऑटोक्रेसी ऑफ गवर्नर जनरल, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर, इमरजेंसी पावर के कारण गवर्नर जनरल जब भी चाहे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ओवरराइड कर सकता था। इट वॉज डिक्टेटरशिप इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड यार। डिफेक्टिव फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक प्रोविंसेस और ऑटोक्रेसी स्टेट का फ्यूजन ओरिजिनली इम्पॉसिबल और अनवर्केबल था। ठीक है, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी एंड इम्पैक्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्वीकार किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क से हेवीली एडोप्ट किया गया है। स्ट्रक्चर पार्ट के लिए हमारा संविधान इस एक्ट का ऋणी भी है। ठीक है, ये तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। अब प्रोविजंस देखते हैं जो 1935 की एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो फेडरल स्कीम, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर आर्टिकल 1 में जो दे दिया गया है। ठीक है, 3 लिस्ट सिस्टम, 7 शेड्यूल, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर पोजीशन एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। यह कहाँ से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आज है, पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस ऑर्डिनेंस में ऑर्डिनेंस पावर, बेस ऑफ आर्टिकल 356। ओके, द कोर डिफरेंस देखते हैं तो जहाँ 1935 का जो एक्ट था ना, उसका इंटेंट इंपीरियल कंट्रोल को बढ़ाना था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव पॉपुलर सोवरेनिटी और वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना था, ना कि इंपीरियल कंट्रोल को बढ़ाना। ठीक है, अब देखते हैं यूपीएससी मेंस प्रोस्पेक्टिव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। तो यह जो एक्ट है ना, रिडल विथ चेक्स बैलेंस एंड इंपीरियल सेफगार्ड दे डिनाई रियल डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। It served as monumental milestone. It provided the structural scaffolding and administrative training to Indian leaders. It acted as an institutional bridge, enabling a smooth transition from an autocratic colonial regime to a vibrant constitutional democracy. अब मैं इसके वैल्यू एडिशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो the 95 Act was not India's character of freedom, but it undeniable become the administrative blueprint from which the founding father carved out machinery of governance for independence India. Okay, thanks for watching and supporting this video. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।